इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हैं आपके साथ आपके दो दोस्त। मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मेरे साथ निरंकार करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बहुत सारे कार्यकलापों से जुड़ा है, बहुत सारे वहाँ पर अनुसंधान कार्य चल रहे हैं और कई सारे बच्चे अलग अलग स्ट्रीम में शिक्षण भी ले रहे हैं। जी और बिल्कुल। वहाँ पर कल एक खास कार्यक्रम हुआ, उनका दीक्षांत समारोह था 61वां। तो इस मौके पर जो कार्यक्रम हुआ, उस अवसर पर बोलते हुए जो हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी ने जो कुछ कहा वो सुनते हैं। देश के अन्नदाता को मेरा प्रणाम। उपस्थित किसान भाइयों का अभिनंदन। भारत के उपराष्ट्रपति के अलावा मेरा एक और दायित्व है, राज्यसभा का सभापति। माननीय तोमर साहब ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 जिसकी घोषणा भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। माननीय मंत्री जी जो लंबे अरसे से मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, मैंने उनको कहा कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम IIT और IIMs को भी चैलेंज कर सकते हैं। और माननीय मंत्री जी ने कहा ये हो चुका है। मेरा नाता काफी पुराना है आपकी संस्था से और अर्थ से जुड़ा हुआ है, पर एक विशेष बात जो आपकी संस्था में है, द इनटेक टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, लीडिंग वन बीइंग इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, is primarily drawn from representative India. It is drawn from segment that has most authentic talent, enterprise, entrepreneurship and mission and passion to give everything for the country. मैं मेरे प्रोफेशनल कलीग्स को और यंग लॉयर्स को एक बात सदा कहता आया हूँ, a shortcut is the shortest distance geometrically between 2 points, but it is the longest, most painful when you need it. It is a matter of immense satisfaction for me to participate in the 61st convocation of the Indian Agriculture Research Institute. A convocation is a milestone, a turning point in the life of all stakeholders. It starts with our teacher who has the highest elevated status in the society. I am in Uprashtrapati Niwas. Dr. Radhakrishnan was there for 10 years. Dr. Radhakrishnan was president of the country. He is remembered on 5th September as a teacher. So the most important in convocation stakeholder is the teacher. Then the student, nurtured by the teacher, by being tough, kind, supportive, hand-holding. And then the parents, कि हमारा बच्चा या बच्ची तपस्या के पश्चात यहाँ से एक ऐसा कागज ले रहा है जो डिग्री है, जिसकी मान्यता है, जिसका रिकॉग्निशन है। आज के दिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, नेवर हैव टेंशन, नेवर हैव स्ट्रेस, हु टुडे आर टेकिंग अ लीप इन दी लार्जर वर्ल्ड। आप जिस भारत को देख रहे हो वो अद्भुत है। दुनिया में इतनी बड़ी महामारी 100 साल में कभी नहीं आई और पूरे विश्व ने हमारा लोहा माना है। इंडियाज राइज इज अनस्टॉपेबल। जो भी मापदंड करते हैं, मापदंड के एलिमेंट्स हैं। वी आर द मोस्ट हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी
एंड इन्वेस्टमेंट। पर सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है सरकारी तंत्र की नीतियों के आधार पर, अफर्मेटिव पॉलिसीज, सकारात्मक निर्णय। हमारे समय हालात वो नहीं थे। आज के दिन स्टार्टअप्स को ले लो, यूनिकॉर्न्स को ले लो, हमारे नवयुवकों ने जो कर दिखाया है, विश्व उसकी कल्पना कभी नहीं कर सकता था। ऐसी परिस्थिति में इस कन्वोकेशन में आकर आई कैन से फॉर किसान पुत्र इट्स अ प्राउड मोमेंट टू बी एवर चेरिस्ड। IARI एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। मैं विद्यार्थियों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं जिनको पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल डिग्रीज मिली हैं, एंड आई कैन ओनली सल्यूट। आई डू नॉट हैव क्रेडेंशियल्स एंड विजडम टू कॉन्ग्रेचुलेट esteemed faculty. We look up to the faculty always and ever for enlightenment. I am sure by their learning and sharpened intellect through their students, the nation will benefit hugely. Agriculture हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ये निर्विवाद है। Agriculture and agro-based industries are the driving force of our economy. और इन्हीं की बदौलत प्राइमरीली इंडिया इज अ राइजिंग स्टार इन द ग्लोबल इकोनॉमी। कभी सोचा नहीं था उनको पछाड़ देंगे जिनका सूरज अस्त नहीं होता था। सितंबर 2022 में भारत ने एक ख्याति प्राप्त की और दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। आप लोगों ने दुनिया को टक्कर देकर एक ऐसी स्थिति को जन्म दिया है कि जहां एक और वी आर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन फीड द वर्ल्ड ऑल्सो। यह हालात हुए। बाय टर्न ऑफ द डिकेड भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत होगा। और आप लोग जो हैं नवयुवक, अमृत काल है। आज के दिन नींव डालनी है कि 2047 में अपना भारत विश्व को और क्या क्या देगा। आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन हु हैज गॉट डिग्रीज टुडे एंड आई एम ग्रेटफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर अफोर्डिंग मी दिस रेयर प्लेटफॉर्म, very rich platform, highly representative platform to express my two thoughts. Thank you so much. जय हिंद। साथियों, अभी आप सुन रहे थे 61वें दीक्षांत समारोह जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कल यानी 24 फरवरी को मनाया गया, जिसमें हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आप विचार अभी सुन रहे थे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। और इस दीक्षांत समारोह की अगर हम बात करें तो इसमें 402 छात्र छात्राओं ने डिग्रियां प्राप्त की, जिसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे, कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी कल दिया गया हमारे उपराष्ट्रपति की ओर से। और उन स्टूडेंट्स में से 2 हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर राहुल कुमार जी और तरुण शर्मा जी। तो हमारे साथ स्टूडियो में आपका स्वागत है। राहुल जी, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो PhD की है वो किस टॉपिक पे किया है? सर, जो मेरा PhD का टॉपिक था वो था सोयाबीन में बीज लक्षणों का वंशानुक्रम एंड आणविक मानचित्र। और साथ में है तरुण शर्मा जी, आप MSc के छात्र रहे वहाँ पर और उसके लिए बेस्ट स्टूडेंट का आपको पुरस्कार मिला है। आप किस विषय से जुड़े हैं? पढ़ाई एग्रोनॉमी डिसिप्लिन से है, जिसे सस्य विज्ञान विभाग के नाम से जाना जाता है। और इसमें हमने आहार गेहूं प्रणाली में गेहूं फसल में खरपतवार, गेहूं की उत्पादकता और रिसोर्स एफिशिएंसी और मृदा की गुणवत्ता को हमने स्टडी किया है। बहुत अच्छा जी। तो सोयाबीन पर आपने काम किया है। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण फसल है, इसमें क्या क्या खास हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से वो सोयाबीन पर और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं? जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो सोयाबीन के थ्रू ही होता है। इसके अलावा जो सोयाबीन होती है ये जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए एज अ प्रोटीन कंसंट्रेट का भी काम करती है। तो मैं अपने श्रोताओं से यही बोलना चाहूंगा कि वो सोयाबीन के फसल के थ्रू बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसका अच्छे से पैदावार करके और एज अ ऑयल सीड क्रॉप यूज करके वो अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। इसकी तरफ रुझान आपका कैसे बढ़ा? मैं जब अपना मास्टर कर रहा था तो हम हमेशा पढ़ते थे कि जो हमारी दालें हैं और जो हमारे तिलहनी फसलें हैं ये एक चैलेंजिंग क्रॉप है अपने भारत देश में, और यहाँ पे हमें अच्छे तरह से विज्ञान की तकनीकियों की जरूरत है। तो मेरा जो अभिरुचि थी वो ये हुई कि मैं अपने जो PhD का प्रोग्राम है मैं किसी ऐसे ही क्रॉप को चुनूं ताकि मैं एक चैलेंजिंग फील्ड को एक्सेप्ट कर सकूं और इस पे अपना शोधन कर सकूं। तरुण जी, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग स्ट्रीम में एडमिशन लेते हैं, जाते हैं। कृषि की तरफ जाने के लिए आप किस बात से प्रेरित हुए कि कृषि में ही जाना चाहिए? आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करता हूँ और मैं एक रूरल फैमिली से हूँ और मेरा बैकग्राउंड जो है फार्मिंग बैकग्राउंड है। तो हमने क्लोजली बचपन से ही कृषि को, जिस फसल उगाना, किचन गार्डनिंग, लाइफ स्टॉक, ये सब क्लोजली देखा है, प्रैक्टिकल किया है। तो उसी से हमारा साइंस को जब हम अप्लाई करते हैं, एग्रीकल्चर इज द अप्लाइड साइंस और अप्लाइड बॉटनी वी कैन से, तो उन्हीं चीजों को देखते हुए जो प्रैक्टिकली हमने चीजें देखी थी, उससे हमारा एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ और इसमें बहुत अच्छा करियर भी है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। ये मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। किस किस तरह के काम युवा कर सकते हैं? हमारे युवाओं के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे 10+2 की पढ़ाई जब हो जाती है, उसके बाद अगर आपका साइंस स्ट्रीम है 10+2 में, तो देश भर में करीब 75 कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कि लगभग हर प्रदेश में, राज्य में एस्टैब्लिश्ड हैं। तो युवा उनमें जब एंट्रेंस एग्जाम होता है 10+2 के बाद, उसमें अपीयर हो सकते हैं। और स्पेशली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने यह पहल हिस्ट्री में पहली बार यहाँ पे इस वर्ष से BSc एग्रीकल्चर का कोर्स शुरू हो रहा है, तो युवा उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। इस साल तो एडमिशन हो चुका है। ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, PhD की है, तो आप क्या समझते हैं कि पूसा संस्थान में किस तरह के रोजगार के अवसर आगे हैं? सर, जैसे मैंने PhD कर रखा है जी, तो PhD करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण रोजगार का अवसर है वो है एज अ वैज्ञानिक की तरह। ठीक है, हर साल हमारा एक संस्थान है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो वो हर साल वैज्ञानिक के लिए रिक्रूटमेंट निकालता है। तो आप PhD करने के बाद वैज्ञानिक बन सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज होती हैं, तो हम जो भी डिसिप्लिन में है अपने, उस डिसिप्लिन में सहायक प्राध्यापक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने युवाओं को आप क्या बताना चाहेंगे कि वो इस दिशा में आगे बढ़ें? युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे देश में हमें पता है कि जो हमारा कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो वो इस फील्ड में आगे आए, अपना जो एजुकेशन है वो कृषि के माध्यम से लें, ग्रेजुएशन करें, और उसके बाद से उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, रोजगार के अवसर हैं, जैसे कि वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जा सकते हैं, साइंटिस्ट के लिए जा सकते हैं, सहायक प्राध्यापक के लिए जा सकते हैं, और अपना खुद का भी एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर को एज अ वेंचर स्टार्ट करके सही तकनीकियों का यूज करके कृषि में भी अपना करियर बना सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम किसान की बात में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 मेहमान। कल यानी कि 24 फरवरी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में डिग्री प्राप्त जिन्होंने की है और उन्हें बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है, हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल कुमार और श्री तरुण शर्मा जी। तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी तरुण शर्मा जी कि जो आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें संरक्षित खेती जैसे कि आपका सब्जेक्ट आपने बताया, तो वो किस लिए हमारे किसानों के लिए जो है उपयोगी साबित हो सकता है, किस तरह से हमारे किसान उसका फायदा उठा सकते हैं? जी, मैं किसान भाई बहनों को ये बताना चाहूंगा, संरक्षित कृषि के 3 मुख्य घटक हैं, जिसमें पहला है शून्य जुताई, दूसरा है फसल अवशेषों का खेत में रखना, उनको ना जलाना, और तीसरा है फसल विविधीकरण, जिसको हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुख्यतः इस जो इंडो गैंगटिक प्लेन है, इसमें राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें रेजिड्यू बर्निंग पराली का जलाना एक मुख्य प्रॉब्लम है, जिससे एयर पोल्यूशन भी होता है और भी काफी हानि है। तो इसलिए अगर हम उन फसल अवशेषों को खेत में रिटेन करें, उनको ना जलाएं और साथ में शून्य जुताई अडॉप्ट करें, उससे किसान भाई बहनों की लागत कम होगी, उसमें खर्चा कम होगा शून्य जुताई से, और जो फसल अवशेष हैं उनके जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, जो उनका सॉइल हेल्थ पे और जो अदर सर्विसेज हैं इकोसिस्टम के लिए, वो उनके एडिशनल बेनिफिट्स हैं। और इसमें देखा गया है कि गेहूं की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है, जो हमारी मेजर रिसर्च फाइंडिंग है। और जब हम इसको निरंतर ओवर द पीरियड्स करते हैं, जैसे 5 साल शून्य जुताई करेंगे और फसल अवशेष रिटेन करेंगे, 10 साल करेंगे,
तो इतने साल के पीरियड के बाद जो हमारे इनपुट्स हैं मेजर, जैसे फर्टिलाइजर है जो किसान भाई खेतों में डालते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी कम होती है। तो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, मुख्यतः जैसे मैंने अरहर गेहूं प्रणाली को में ये सब स्टडी किया था, तो उसमें किसान भाई अपनी लागत भी कम कर सकते हैं, गेहूं की गुणवत्ता और प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, और साथ में मृदा का स्वास्थ्य भी इसमें इम्प्रूव होता है। तो मृदा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे उसके लिए किन बातों का ध्यान रखे हमारे किसान? जी, मृदा का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए किसान भाई बहन अच्छे न्यूट्रिएंट सोर्स, राइट टाइम पे न्यूट्रिएंट और राइट प्लेस पे उसका 4R का प्रिंसिपल है न्यूट्रिएंट यूज का, ये यूज करें, और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अप्रोच का फॉलो करें, जिसमें कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज के साथ साथ ऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे खेतों में अवेलेबल वर्मी कंपोस्ट है, FYM है, फार्म यार्ड मैन्योर, कैटल डंग, ये सब को डालें, और जो हमारे जैसे फसल अवशेष हैं उनको जलाएं ना, उनको खेत में रिटेन करें। उससे सॉइल में माइक्रोब्स जो हैं, जीवाणु हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ती है, और ये इवेंचुअली इट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड द सॉइल हेल्थ। और संतुलित रूप में भी प्रयोग करें, संतुलित रूप में प्रयोग करें, इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करें, किसी एक सोर्स पे डिपेंड ना रहें। इसमें आप चैलेंजेस क्या क्या देखते हैं जो आपको लगता है कि ये समस्याएं इसमें आती है इस तरह से खेती करने में? जी, इसमें सबसे मेन बात है, इसमें उपयुक्त मशीनरी का उपयोग होना चाहिए। किसान भाई बहनों के पास शून्य जुताई के उपयुक्त इम्प्लीमेंट्स होने चाहिए जिससे शून्य जुताई की जा सके। तो इसके लिए नए जैसे हैप्पी सीडर, टर्बो सीडर, बेड प्लांटर, ऐसी नई नई मशीनरी है। अगर किसान भाई कस्टम हायरिंग सेंटर्स या ग्रुप्स में उनके पास ये इम्प्लीमेंट्स अवेलेबल हो तो वो काम आसान हो सकता है। तो राहुल जी, जो सोयाबीन की हम बात कर रहे थे, सोयाबीन पे आपका काम है, तो सोयाबीन की खेती करने के बाद आदमी ज्यादा से ज्यादा उसमें रोजगार के क्या क्या अवसर हो सकते हैं? सोयाबीन की खेती में करने के बाद जैसा कि मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि सोयाबीन जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है। तो अपने देश में जैसे जितनी भी येलो कलर्ड की जो वैरायटीज हैं, पीले कलर की जो वैरायटीज हैं, वो ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं। तो हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो जो भी हमारी हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं, जैसे कि JS 335 है, JS 2034 है, तो इन वैरायटीज को अपने फार्म में लगाएं। ये वैरायटी जो है बहुत ज्यादा यील्ड देती हैं और इसके थ्रू उनका जो इनकम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ हमारी सब्जी टाइप की भी सोयाबीन की वैरायटीज हैं, जैसे कि AGS 346 है, AGS 292 है। तो ये ऐसी वैरायटी हैं जिन्हें हम एज अ सब्जी भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। ये तो ठीक है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो खेती कंपैरेटिवली हम दूसरी फसलें उगाते हैं उसके मुकाबले में इसे उगाना किस लिए ज्यादा अच्छा है? जैसे पानी की जरूरत कितनी होती है दूसरी फसलों के मुकाबले में, या कुछ और सारी चीजें हैं जो दूसरी चीजों के मुकाबले हम चाहेंगे कि इस खेती को करें तो ज्यादा लाभ होगा? सोयाबीन की खेती में सबसे ज्यादा फायदा यही है कि हमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स डालने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर आप दूसरी कोई भी क्रॉप लगाते हैं, राइस लगाते हैं, व्हीट लगाते हैं, तो वहां पे आपको फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा डालना पड़ता है, नाइट्रोजन खास तौर से। लेकिन जब आप सोयाबीन की क्रॉप आप उगाते हैं तो वहां पे ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन अपने आप ही कर लेती है। तो वहां पे फर्टिलाइजर का कम से कम हमें उपयोग करना पड़ता है, जो कि हमारी लागत को कम करता है, मिनिमाइज करता है। और दूसरी चीज ये है कि सोयाबीन लगाने से जो हमारी जो सॉइल हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है, और सोयाबीन जो है उससे प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और फार्मर्स को बाकी जो क्रॉप है उनसे ज्यादा एडवांटेज मिलता है। अब आगे आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना है? मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि इस बार मेरा वैज्ञानिक में सिलेक्शन हुआ है और अभी मेरा बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, धन्यवाद। मैं अभी कुछ टाइम में अपनी उस वैज्ञानिक की जो पोस्ट है उसको ज्वाइन करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना काम जो है पल्सेस में ही कंटिन्यू रखूं, क्योंकि अपने देश में सबसे ज्यादा चैलेंजेस जो हैं वो पल्स क्रॉप में ही हैं। तो मैं इसी फील्ड में अपना काम आगे जारी रखना चाहूंगा। और तिलहनी और दलहनी फसलों की तो मांग भी ज्यादा ही है जी। और अपने जो युवा साथी हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अपने युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा कृषि शिक्षा है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और आज के अगर हम दौर में देखें तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हैं इस फील्ड में। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि वो इस दिशा में आगे बढ़ें, कृषि शिक्षा में आके अपना एजुकेशन लें। पहले भी बताया था कि बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं, साइंस वैज्ञानिक है, सहायक प्राध्यापक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, और साथ में वो खुद का भी अपना कृषि का अपना
एज अ एंटरप्रेन्योरशिप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं उन्हें चाहूंगा कि वो आगे आए इस फील्ड में और अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और तरुण जी, आपका क्या इरादा है, आगे पीएचडी करेंगे? आपके श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा पीएचडी इसी संस्थान से, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से शुरू हो चुका है और मैंने प्रथम वर्ष में दाखिला लिया है। जैसे राहुल जी कर चुके हैं, आप भी करेंगे पीएचडी? हाँ, मैं भी पीएचडी करूंगा और मैं भी वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। और आप क्या संदेश देंगे अपने युवा साथियों को? मैं युवा साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने से के अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिनमें से कृषि एक प्रोफेशन है। और इसमें जिस तरह से राहुल सर ने बताया कि आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप सहायक प्राध्यापक बन सकते हैं, आप बैंक में नौकरी ले सकते हैं, आप प्राइवेट कंपनीज में भी ले सकते हैं और थ्रू आउट वर्ल्ड आप एक्सप्लोर करके आप और अदर कंट्रीज कहीं भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनमें वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो सो इट इज नॉट लिमिटेड टू सम स्मॉल एरिया, इट इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट एक्चुअली। तो कोमल, जो कृषि है वो हमारी अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है और उससे जुड़े प्रोफेशन में जुड़ करके एक हम गौरवपूर्ण अपना योगदान दे सकते हैं देश के लिए। और जो हमारे स्टूडियो में आज डॉक्टर राहुल जी और श्री तरुण शर्मा जी आए हैं, इनसे प्रेरणा लेंगे। इनकी बातों को उन्होंने सुना, हमारे श्रोताओं ने, युवाओं ने सुना, इनसे जरूर प्रेरणा लेंगे। इस उम्मीद के साथ हम आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब थोड़ा सा गीत संगीत। फागुन का महीना राजा खेलूंगी मैं होली, फागुन का महीना राजा खेलूंगी मैं होली, फागुन का महीना राजा खेलूंगी मैं होली, खेलूंगी मैं होली राजा खेलूंगी मैं होली, खेलूंगी मैं होली राजा खेलूंगी मैं होली, फागुन का महीना राजा खेलूंगी मैं होली, फागुन का महीना राजा खेलूंगी मैं होली। नणदल भी खेले राजा नणदोइया खेले, नणदल भी खेले राजा नणदोइया खेले, नणदल भी खेले राजा नणदोइया खेले, अपने राजा के संग में ही खेलूंगी मैं होली, फागुन का महीना राजा खेलूंगी मैं होली। देवर भी खेले राजा देवरानी खेले, देवर भी खेले राजा देवरानी खेले, देवर भी खेले राजा देवरानी खेले, अपने राजा के संग में रंगाऊंगी रंगोली, फागुन का महीना राजा खेलूंगी मैं होली। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये फागुन का गीत। और अब जो है हमारे कार्यक्रम का समय यहीं समाप्ति की ओर बढ़ चला है। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम यानी किसान की बात से मुझे कोमल भारती और निरंकार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।